हेलो फ्रेंड्स। आज फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इतिहास तरंग में। आज के हमारे टॉपिक का डिस्कशन होगा स्पेशली मध्यकाल और आधुनिक काल में मौद्रिक नीति पर। यूं तो इसके पहले भी हमने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था मध्यकालीन मौद्रिक व्यवस्था के संदर्भ में। एक बार हमारा डिस्कशन इस मुद्दे पर हमारे छात्रों के बीच हो चुका है, लेकिन मूल रूप से पूर्व में अपलोड किया गया मेरा यह वीडियो मुगल काल की मुद्रा व्यवस्था पर आधारित था। बहुत सारे पहलू अभी भी इसमें छूटे हुए थे, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि एक और वीडियो अपलोड की जानी चाहिए थी ताकि विद्यार्थियों को कॉन्सेप्ट जो है और भी बेहतर तरीके से क्लियर हो सके। स्पेशली प्रतियोगी परीक्षाओं के पैटर्न के आधार पर जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं मुद्रा व्यवस्था से संबंधित, उस बात को ध्यान में रखकर इस बार हमने यह वीडियो बनाया है। इस बार जो वीडियो अपलोड आपके लिए किया जाएगा वो मुद्रा व्यवस्था से ही संबंधित होगा, लेकिन 3 खंडों में यह मुद्रा व्यवस्था का वीडियो अपलोड किया जाएगा और क्रमशः जो नाम दिया जाएगा वो सल्तनत कालीन भारत में मुद्रा व्यवस्था, मुगल कालीन भारत में मुद्रा व्यवस्था और ब्रिटिश कालीन मुद्रा व्यवस्था। इन 3 शीर्षकों के अंतर्गत जो है वो वीडियो हम अपलोड करेंगे। इस सीरीज में आज सबसे पहले हम सल्तनत कालीन भारत में मुद्रा व्यवस्था को देखने का कार्य करेंगे। इस मुद्दे पर हम आपसे डिस्कशन करने का कार्य करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मध्यकालीन भारत का तात्पर्य भारत में मुस्लिम शासन से लिया जाता है। भारत में मुसलमानों के आक्रमण 8वीं शताब्दी से ही प्रारंभ हो चुके थे। प्रारंभिक चरण में अरबों ने भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत पर आक्रमण किया और इस क्षेत्र को लूटने के पश्चात वो वापस अपने क्षेत्र में चले गए। फिर उसके कुछ समय के पश्चात तुर्कों के आगमन की प्रक्रिया भारत में शुरू हुई, भारतीय सीमाओं में शुरू हुई। सुबुक्तगीन वह पहला तुर्क आक्रमणकारी था जिसने भारत पर भारतीय सीमाओं पर आक्रमण किया। फिर उसके बाद आक्रमणों की एक लंबी श्रृंखला चल पड़ी जिसमें महमूद गजनवी के आक्रमण और मोहम्मद गोरी के आक्रमण विश्वविख्यात हैं। तो भारत में मुसलमानों के आक्रमण के प्रारंभिक चरण से लेकर दिल्ली सल्तनत तक के काल का पूरा विवरण आपको इस खंड में हम प्रस्तुत करेंगे मुद्रा व्यवस्था से संबंधित। और इस बार हम न केवल आपको सिर्फ चीज़ों की जानकारी देंगे बल्कि अपने स्क्रीन को शेयर करके हम विभिन्न काल में प्रचलित महत्वपूर्ण मुद्राओं के पिक्चर के माध्यम से, उनकी तस्वीरों के माध्यम से आपके सामने उन सिक्कों को,
उन सिक्कों की रूपरेखा को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। मध्यकालीन सिक्कों का जो इतिहास है वो हमें भारत पर अरबों के आक्रमण के समय से ही मिलने लगते हैं। इस सेक्टर में हम आपको विभिन्न शासकों के कालखंड में चलाए गए सिक्कों का अध्ययन करेंगे, लेकिन शासकों की वंशावलियों के अनुरूप नहीं, बल्कि विभिन्न समय में चलाए गए सिक्कों के आधार पर। मध्यकाल के प्रारंभिक चरण में सबसे पहले जो सिक्के हमें दिखाई पड़ते हैं, जिन सिक्कों का विवरण हमें मिलता है, उसमें सबसे पहला नाम आता है दिरहम का। दिरहम, जब अरबों ने सिंध पर आक्रमण करके उस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, तो उस क्षेत्र में अरबी मुसलमानों के द्वारा चलाए गए सिक्कों को हम दिरहम के नाम से जानते हैं। तो दिरहम क्या है? भारतीय क्षेत्र सिंध पर अरबों द्वारा कब्जा करने के पश्चात उनके द्वारा चलाई गई मुद्रा का नाम है दिरहम। फिर इसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण सिक्कों का जो विवरण हमें मिलता है, ऐसे सिक्कों को देहलीवाल कहा जाता है। यानी दूसरा सिक्का देहलीवाल सिक्का। तुर्कों के आक्रमण के समय, या यूं कहें कि तुर्कों द्वारा भारत पर विजय करने के समय, दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में जो सिक्के प्रचलित थे, वो सिक्के सोने और चांदी के मिश्रित सिक्के होते थे। कितनी कितनी मात्रा होती थी, यह कहना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। इसमें सोने चांदी के अलावा अन्य धातुओं की भी मिलावट होती थी। तो ऐसे सिक्कों को हम देहलीवाल सिक्के के नाम से जानते हैं। ऐसे सिक्के देहलीवाल सिक्के कहलाते हैं। तुर्कों की भारत विजय के समय की ये बात है, यानी जब 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने पराजित किया। चंदावर का युद्ध जो 1194 में जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ, इस पीरियड में दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में जो सिक्के चलते थे, उन सिक्कों को देहलीवाल सिक्का के नाम से पुकारा गया है, देहलीवाल सिक्के के नाम से जाना जाता है। जब इन क्षेत्रों पर यहाँ के शासकों को मोहम्मद गोरी ने पराजित किया, तो इन सिक्कों पर अरबी और शारदा लिपि में लेख लिखवाए गए। महमूद गजनबी जब भारत में आया 1000 के आसपास, उसके ज़माने में भी ये देहलीवाल सिक्के प्रचलित थे। महमूद गजनबी द्वारा देहलीवाल सिक्कों पर अरबी और शारदा लिपि में जो है लेख लिखवाए गए। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि शारदा लिपि कश्मीर में प्रचलित एक लिपि थी और इसी लिपि में महमूद गजनबी ने
उस समय के प्रचलित देहलीवाल सिक्कों पर अरबी और शारदा दोनों लिपियों में लेख लिखवाए थे। तो कम से कम ये चीज आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना जब 1206 में होती है, तुर्की शासन की स्थापना जब भारत में होती है, उसके पहले भारत में 100, 200, 150 साल से जो सिक्के चल रहे थे भारत के दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में, उन सिक्कों को देहलीवाल सिक्के के नाम से जाना। यहाँ डायग्राम से भी आप देख सकते हैं कि ये जो देहलीवाल सिक्के थे, वो देहलीवाल सिक्के किस तरह के हुआ करते थे। स्क्रीन के साथ मैं ये शेयर कर रहा हूं। ये देहलीवाल सिक्कों की वैरायटी है जो हमें प्राप्त होती है। फिर चलते हैं हम गढ़वाली सिक्कों पर। तीसरे तरह का जो सिक्का सल्तनत काल में हमें मिलता है, उसको गढ़वाली सिक्के के रूप में हम जानते हैं। विशेषकर गढ़वाल राज्य में प्रचलित जो सिक्के थे, उन सिक्कों को गढ़वाली सिक्के के नाम से जाना जाता है। जब मोहम्मद गौरी ने गढ़वाल नरेश जयचंद्र को कन्नौज के युद्ध में पराजित कर दिया और कन्नौज और उसके समस्त क्षेत्रों पर जब अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, तो इन इलाकों में जो गढ़वाली सिक्के प्रचलित थे, उन सिक्कों में उसने कुछ आंशिक परिवर्तन किया। उसने गढ़वाली सिक्कों पर भारतीय चिन्ह लक्ष्मी और नागरी लिपि को अपनाया। उसने अपने समय के सिक्कों पर एक तरफ कलमा लिखवाया और दूसरी तरफ लक्ष्मी की आकृति अंकित करवाई। तो मोहम्मद गौरी के शासनकाल की सिक्कों के संदर्भ में यह एक महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिलती है कि मोहम्मद गौरी ने गढ़वाली सिक्कों पर एक तरफ कलमा खुदवाया, दूसरी तरफ लक्ष्मी की आकृति अंकित करवाई और उसी के शासनकाल में जारी किए गए इन सिक्कों पर अव्यक्तमेक मोहम्मद अवतार, अव्यक्तमेक मोहम्मद अवतार लिखा मिलता है। तो दिल्ली सल्तनत की ये तीसरी महत्वपूर्ण सिक्का। चौथे सिक्कों पर चलते हैं। बारह सौ 6 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की विधिवत स्थापना होने के बाद दिल्ली सल्तनत को व्यवस्थित करने का श्रेय हम इल्तुतमिश को देते हैं। इल्तुतमिश ने न केवल तुर्की सल्तनत को स्थायित्व प्रदान किया, बल्कि पहली बार उसने अरबी पद्धति पर भारत में सिक्कों को ढालने की प्रथा का प्रचलन किया। उसके शासनकाल में दो सिक्के बहुत पॉपुलर हैं। उसके शासनकाल में डाले गए या प्रचलित किए गए दो सिक्के बहुत फेमस हैं। एक चांदी का सिक्का जिसको हम टंका कहते हैं, किताबों में कहीं कहीं इसी टंका को हम तनका के नाम से भी जानते हैं, और यह टंका या तनका
चांदी का सिक्का होता था। यानी टंका सिक्के सल्तनतकालीन शासक इल्तुतमिश द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का था, जिसका वजन 175 ग्रेन था। डायग्राम से भी आप समझिए इस चीज को। डायग्राम आपके सामने स्क्रीन पर दिख रही होगी। ये टंका सिक्के जो चांदी के सिक्के थे जिसे इल्तुतमिश ने जारी किया था, उसकी डायग्राम है, उसकी तस्वीर है, उसकी पिक है। इल्तुतमिश के शासनकाल की एक और महत्वपूर्ण सिक्का यानी सल्तनत काल की 5वीं प्रमुख सिक्का का नाम है जीतल सिक्के। इल्तुतमिश द्वारा जारी तांबे का सिक्का जीतल कहलाता था। इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में जिन 2 सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ किया, जिसमें एक चांदी का सिक्का जिसको हमने अभी आपको बताया टंका कहा जाता था, इल्तुतमिश ने ही तांबे के सिक्के का भी प्रचलन किया जिसको हम जीतल कहते थे। और मैंने आपसे पहले ही कहा इल्तुतमिश ने जो सिक्कों का प्रचलन भारत में प्रारंभ किया वो अरबी पद्धति पर आधारित था। ग्वालियर की विजय के पश्चात इल्तुतमिश ने अपने सिक्कों पर रजिया का नाम भी अंकित करवाया। रजिया जो उसकी पुत्री थी। इल्तुतमिश के शासनकाल के इन सिक्कों की एक खास बात यह थी कि सिक्कों पर छपाई का वर्ष और टकसाल का नाम दोनों अंकित रहता था। ये ट्रेडिशन, ये परंपरा इल्तुतमिश ने ही प्रारंभ किया था भारत में। डायग्राम से आप जीतल की तस्वीर को आप देख सकते हैं जो स्क्रीन पर मैंने शेयर किया है। यहाँ यह बता देना बहुत जरूरी है कि जो चांदी का सिक्का टंका था और जो तांबे का सिक्का जीतल था, इन दोनों के बीच का जो रेशियो था, जो अनुपात था, वो 1 और 48 का होता था। एक्सचेंज रेट 1 और 48 का था। यानी आप 48 जीतल देंगे तो आपको एक चांदी का सिक्का टंका मिलेगा। एक्सचेंज जो रेट था वो 1.48 का होता था टंका और जीतल के बीच। तो दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश के द्वारा जारी किया गया मुद्रा प्रणाली टंका और जीतल इन 2 नाम के सिक्कों के माध्यम से शुरू की गई। इसके बाद पूरे दिल्ली सल्तनत तक छिटपुट स्तर पर बहुत कम मात्रा में सिक्कों का प्रचलन हुआ, जो बहुत लोकप्रिय नहीं हुए। लेकिन जो समय समय पर सिक्के जारी किए गए, उन सिक्कों का विवरण हम अब आपके सामने रखते हैं। सल्तनत काल में जो 6ठा प्रमुख सिक्का था उसे हम माशा सिक्का के नाम से जानते हैं। बलबन ने अपने शासनकाल में चांदी के कुछ सिक्के चलाए थे जिसको हम माशा सिक्का के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट सिक्का है टंका ए अलाई। मुबारक शाह खिलजी द्वारा चलाया गया सोने का सिक्का टंका ए अलाई के नाम से विख्यात है। दिनार मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में चलाया गया सोने का सिक्का दिनार कहलाता था। हालांकि इनकी मात्रा बहुत कम है। इब्न तूता जैसे मोरक्को के यात्री ने इसे 200 ग्रेन का बताया। तो दिनार मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल का प्रचलित सोने का सिक्का। अदली मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में चलाया गया चांदी का सिक्का अदली कहलाता था। स्पष्ट है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने भी अपने शासनकाल में चांदी का सिक्का चलाया। हालांकि यह भी बहुत पॉपुलर नहीं था, लोकप्रिय नहीं था, बहुत कम जारी किए गए। लेकिन फिर भी मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में चलाया गया चांदी का सिक्का को हम अदली कहते हैं। इसका वजन 140 ग्रेन का होता था। एक और खास बात यह थी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सिक्कों पर
अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह, अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह अंकित करवाया था। यही सब आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। दिल्ली सल्तनत की एक और सिक्का जिसे हम संसगनी सिक्के के नाम से जानते हैं। फिरोज तुगलक ने अपने शासनकाल में बड़ी संख्या में चांदी और तांबे के मिश्रित सिक्के भी चलाए। इन चांदी और तांबे के मिश्रित सिक्कों में से एक सिक्का संसगनी के नाम से जाना जाता है, या उनमें से एक सिक्के को हम संसगनी सिक्का कहते हैं। इसकी जो एक्सचेंज रेट थी वो 6 जीतल के बराबर थी। एक संसगनी बराबर 6 जीतल। उसके समय में 8 जीतल का भी एक सिक्का चलाया था, जिसे हम हस्तगनी या चीहल के नाम से जानते हैं। संसगनी के आधे मूल्य का सिक्का भी चलाया गया फिरोज तुगलक के शासनकाल में, जिसे दोगानी कहा जाता है। तो फिरोज तुगलक के शासनकाल में विभिन्न तरह के सिक्के प्रचलित किए गए, जिनमें से सबसे पॉपुलर जो था संसगनी था, और यह संसगनी तांबे और चांदी के मिश्रित सिक्के माने जाते। फिरोज तुगलक के ही शासनकाल में तांबे का जो नया सिक्का चलाया गया उसे अद्धा और बिख के नाम से भी जाना जाता है। खास बात यह है कि उसने अपने इस तरह के सिक्कों पर अपने नाम के साथ साथ अपने पुत्र फतेह खां का नाम भी अंकित करवाया। परीक्षा में आपसे सवाल पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने अपने सिक्कों पर अपने पुत्र फतेह खां का नाम अंकित करवाया। तो फिरोज तुगलक ही वह शासक था जिसने जो तांबे के सिक्के चलाए थे, जिसको हम अद्धा और बिख के नाम से जानते हैं। उन्हीं सिक्कों पर उसने अपने पुत्र फतेह खां का नाम भी अंकित करवाया था। और लास्ट में सल्तनतकालीन सिक्कों में एक अंतिम जो सिक्का हमारे पास उपलब्ध होता है, उसको हम बहलोली सिक्के के नाम से जानते हैं। नाम से भी स्पष्ट है, लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी के द्वारा प्रचलन में लाया गया सिक्का बहलोली सिक्का के नाम से विख्यात है। यह सिक्का तांबे का सिक्का होता था, यानी बहलोल लोधी द्वारा प्रचलित की गई तांबे के सिक्के बहलोली सिक्के के नाम से जाने जाते हैं। बहलोली सिक्का का जो एक्सचेंज रेट, बहलोली सिक्का जो था वह 1/40 टंका के समतुल्य होता था, यानी एक चांदी के सिक्कों के 40वें भाग के बराबर एक बहलोली हुआ करता था। तो ये था सल्तनत काल में प्रचलित कुछ महत्वपूर्ण सिक्कों का विवरण। प्रतियोगी परीक्षाओं में सिक्कों के नाम देकर आपसे पूछे जाते हैं कि यह सिक्का किस शासक के शासन काल में चला है। तो दोस्तों, आज सल्तनत कालीन सिक्कों की जानकारी तक ही हम आज का डिस्कशन सीमित रखते हैं। फिर जब हम आपसे अगली बार मिलेंगे तो इससे आगे के सिक्कों के इतिहास पर प्रकाश डाला जाए। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम पे मिलते हैं। जाने से पहले एक बार फिर हम आपसे ये कहेंगे कि आप मेरे इस YouTube चैनल इतिहास तरंग को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लाइक, कमेंट और शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आप तक आसानी से उपलब्ध हो सके।